हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज अपन फिजिक्स का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने वाला है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। अब इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले अपन बेसिकली दैनिक जीवन में विद्युत धारा का क्या योगदान है वो देख लेते हैं। सिंपली अपन एग्जांपल्स की बात करें तो दैनिक जीवन में कौन कौन से उपकरण जो विद्युत धारा से चलते हैं उनको देख लेते हैं, उसके आधार पर अपन समझने की कोशिश करते हैं। वेरी बेसिकली अपन बल्ब की बात करते हैं, टीवी की बात करते हैं, कूलर की बात करते हैं, पंखे की बात करते हैं। एक्स वाई कोई सा भी उपकरण जो विद्युत धारा से चलता हो वो विद्युत धारा से ही चलेगा। ठीक है। जब विद्युत धारा का आविष्कार नहीं हुआ था उससे पहले लोगों का जो जनजीवन था इतना ज़्यादा सुविधाजनक नहीं था। लेकिन विद्युत धारा के और इन उपकरणों के आविष्कार के बाद में लोगों के जीवन स्तर में काफ़ी ज़्यादा हद तक सुधार आया है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि विद्युत धारा का दैनिक जीवन में जो योगदान है वो बहुत ज़्यादा है। ओके, अब इसको अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं परिभाषा से। ठीक है। अब विद्युत धारा कहते हैं किसे, सबसे पहले अपन ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। मान लेते हैं अपने को एक चालक तार है, इसके अंदर क्यों आवेश प्रवाहित हो रहा है, क्यों, और आवेश का मात्रक होता है वो होता है कूलम। क्यों कूलम आवेश प्रवाहित होता है, और टी समय के लिए सेकेंड, इसका मात्रक होता है सेकेंड। ठीक है। कोई चालक तार है, उसके अंदर क्यों आवेश टी समय के लिए प्रवाहित हो रहा है, तो उसके अंदर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कितनी होगी, वो होगी क्यों अपॉन टी। ठीक है। और मात्रक निकालने का सबसे सिंपली फॉर्मूला होता है, जो जो अपन ने राशि लिखी उसका मात्रक वहीं वहीं पे लिख दो। जैसे अपने ऊपर क्या लिखा है, आवेश लिखा है, तो आवेश का मात्रक क्या है, कूलम। नीचे लिखा टी, टी का क्या मात्रक है, सेकेंड। तो विद्युत धारा का जो मात्रक हुआ वो क्या हो गया, कूलम प्रति सेकंड, कूलम प्रति सेकंड। और इसको कमर्शियली अपन बोलेंगे एम्पियर। ठीक है। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होगा वो एम्पियर होगा, और इसको अपन कूलम प्रति सेकंड भी बोल सकते हैं, और इसका फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं चालक में विद्युत धारा प्रवाहित कैसे होती है। तो अपन बात करेंगे ठोस की और एक बात करेंगे द्रव की। ठीक है। ठोस और द्रव। ठीक है। ठोसों में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होगा। किस कारण होगा, इलेक्ट्रॉन्स। और जो द्रव होंगे उसमें अपन बिल्कुल सब जानते हैं कि द्रव जो होते हैं उनके अंदर अगर विद्युत धारा प्रवाहित होती है या वैसे विद्युत अपवर्तनिक प्रक्रिया की अगर हम बात करें, अपन साइंस में पढ़ते हैं विद्युत अपघटन, तो उसके द्वारा क्या होता है, इसके अंदर धनात्मक और ऋणात्मक दो प्रकार के आवेश प्रवाहित होने लग जाते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर विद्युत जो धारा का प्रवाह होगा वो इलेक्ट्रॉन्स प्लस आयंस। ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन और आयन दोनों के कारण होगा, जबकि ठोस में विद्युत धारा का जो प्रभाव होगा वो इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, क्योंकि ठोसों के अंदर तो आयन नहीं पाए जाते जबकि द्रव के अंदर आयन पाए जाते हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट, विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा। विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा को जानने के लिए अपने कोई सर्किट बनाते हैं। ये मान लेते हैं कोई सर्किट है, और इसके अंदर जो विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है वो धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होता है, यह है विद्युत धारा। जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका प्रवाह की जो दिशा होती है वो ऋणात्मक सिरे से, ये ऋणात्मक, ये धनात्मक, ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की तरफ होती है। अतः अपन कह सकते हैं कि भी सर्किट में तो चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है वो धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर, जबकि इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है वो ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की तरफ होता है। या उसको अपन ऐसे ही बोल सकते हैं कि विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा की विपरीत होती है, यानी एक दूसरे के उल्टी होती है। इस लाइन में ये बताया गया है कि विद्युत धारा की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर, धनावेश से ऋणावेश की ओर, अतः इलेक्ट्रॉनिक प्रवाह की दिशा की विपरीत, इलेक्ट्रॉन प्रवाह इधर हो रहा है और विद्युत धारा प्रवाह इससे उल्टा हो रहा है। ठीक। तो ये टॉपिक यहाँ पर हो गया। इसके बाद अपन बात करें घरों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के बारे में। तो घरों में जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होती है वो ऐसी होती है, अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हिंदी में बोलेंगे प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती। इसकी आवृत्ति क्या होती है, और एक होती है इसकी वोल्टता क्या होती है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इसकी आवृत्ति तो 50 हर्ट्ज से सीधा से याद रखना पड़ेगा, और जो वोल्टता होती है वो कितनी होती है, 220 वोल्ट होती है। ये विद्युत धारा का जो बेसिक कंसेप्ट है वो यहाँ तक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है ये। इसमें अब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, इसमें अपन बात करेंगे इलेक्ट्रॉन और धारा प्रवाह के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रॉन और धारा प्रवाह के आधार पर जो अपने जो सर्किट देखा उसके अंदर अपन इलेक्ट्रॉन का प्रवाह भी देखा और धारा का प्रवाह भी देखा, और उसमें अपने को पता लगा कि धारा का जो प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है ना। और धारा का प्रवाह धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे का होता है। अब इसके आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसके आधार पर पदार्थ जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं।
मेन पहला होता है चालक, जिसको बोलेंगे कंडक्टर। दूसरा होता है अर्धचालक, जिसको बोलेंगे इंग्लिश में सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। और तीसरा होता है कुचालक, जिसको बोलते हैं इंसुलेटर। ठीक है। अब इसके अंदर जो पदार्थों को अपने तीन भागों में बांटा गया वो किसके आधार पर बांटा गया है? धारा प्रवाह और इलेक्ट्रॉन के आधार पर। अब इसके लिए अपन समझते हैं एक बैंड सिद्धांत को। इसमें दो तरह के बैंड होते हैं देखो पदार्थों के अंदर, एक तो होता है संयोजी बैंड और एक होता है चालन बैंड। जो संयोजी बैंड होता है, ये मान लेते अपना संयोजी बैंड है, संयोजी बैंड। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि संयोजी कोश क्या था? आउटर मोस्ट सबसे बाहरी जो कक्ष होता है उसको ये पर क्या बोलते हैं? संयोजी कक्ष बोलते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे इसको वैलेंसी बैंड, वैलेंसी बैंड। इसके ऊपर होता है एक दूसरा बैंड जिसको बोलते हैं चालन बैंड। कौन सा बैंड दोस्तों? चालन बैंड, कंडक्टिंग बैंड। इन दोनों के बीच का जो गैप होता है यही यहाँ पर अपना मेन कंसेप्ट है, इसको बोलेंगे ऊर्जा अंतराल, ऊर्जा अंतराल। ठीक है। और इसमें विद्युत धारा प्रवाह का बेसिक कंसेप्ट ये है कि विद्युत धारा प्रवाह तभी होगा जब चालन बैंड के अंदर, किसमें? चालन बैंड के अंदर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन। अगर अपने चालन बैंड में मुक्त अवस्था में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, इसका मतलब उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है। और जो ये ऊर्जा अंतराल है यहाँ से यहाँ वाला, ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम चांस होगा कि उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा, क्योंकि उसमें ऊर्जा अंतराल ज़्यादा होगा तो संयोजी बैंड से चालन बैंड में उस इलेक्ट्रॉन को जाने में उतनी ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और जितना ये चालन बैंड संयोजी बैंड के बीच में ऊर्जा अंतराल कम होगा उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में चला जाएगा और आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह कर देगा। ठीक है। तो अब तीनों के अंदर बात करें, चालक में, अर्धचालक में और कुचालक में, किसके आधार पर? कंडक्टिंग बैंड और वैलेंसी बैंड के आधार पर। इसमें जो इनके बीच का जो ऊर्जा अंतराल होता है सबसे कम होता है। क्या होता है? सबसे कम। क्या होता है? ऊर्जा अंतराल, ऊर्जा अंतराल। ठीक है। इसको अपने ऐसे बोल सकते हैं, इसके अंदर जो चालन बैंड होता है और जो संयोजी बैंड होता है बिल्कुल ओवरलैपित होते हैं, अति व्यापित होते हैं, ओवरलैप, अति व्यापित। ठीक है। इसको टेक्निकली बोलेंगे अपने यहाँ अति व्यापित, यानी इसमें विद्युत धारा के प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन को चालन संयोजी बैंड से चालन बैंड में जाने में बिल्कुल दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर दोनों अति व्यापित होते हैं, अतः आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। जब ये अर्धचालक के अंदर बात करें तो इनके अंदर जो ये कंडक्टिंग बैंड और जो संयोजी बैंड होता है, वैलेंसी बैंड, इनके बीच में ऊर्जा अंतराल जो होता है ये थोड़ा ज़्यादा होता है इसकी तुलना में, चालक की तुलना में इसमें ऊर्जा अंतराल ज़्यादा होता है। और कुचालक की बारे में बात करें तो इनके अंदर कंडक्टिंग बैंड और वैलेंसी बैंड, इनमें ऊर्जा अंतराल बहुत ज़्यादा पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड से कंडक्टिंग बैंड में नहीं जा पाता है और विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। इनके अंदर क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाते हैं आसानी से तो विद्युत धारा का प्रवाह कर जाता है। इसके अंदर ऑलरेडी ओवरलैपित होते हैं अतः इनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। ठीक है। अब इनको अपन पढ़ेंगे स्लाइड के द्वारा। ठीक है। तो सबसे पहला चालक, इसमें चालक में क्या होगा? चालन बैंड और संयोजी बैंड अतिव्यापित होते हैं, अपने भी डायग्राम के द्वारा पढ़ लिया, दोनों क्या होंगे? अतिव्यापित होंगे, बिल्कुल पास पास में होंगे, जिस कारण इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं किसमें? कंडक्टिंग बैंड में, वह विद्युत धारा प्रवाह आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब उसमें पहला जो है फर्स्ट जो चालक पढ़ रहे थे कंडक्टिंग कंडक्टर, उसी में क्या होगा? तापमान पर का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तापमान बढ़ाने पर चालक जो होते हैं उनकी चालकता घटती है और प्रतिरोधकता जो होती है वो बढ़ती है। ठीक है। वह प्रतिरोधकता बढ़ती है। ठीक है। ये हो गया इसका। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले चालक पढ़ रहे थे अपन। चालक में क्या पढ़ा कि चालन बैंड और संयोजी बैंड होते हैं, एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापित और लेपित होते हैं, अतिव्यापित होते हैं। इस कारण इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं और विद्युत धारा प्रवाह आसानी से कर देते हैं और इनका तापमान बढ़ाने में इनकी चालकता घटती है। सबसे मेन जो पूछा जाता है क्वेश्चन 3 में, वो पूछा जाता है इनके एग्जाम्पल में कि निम्न में से कौन से पदार्थ चालक है, कौन से कुचालक, कौन से
अर्धचालक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा चालकता जो है वो चांदी की होती है। मेटल धातु किसमें ज़्यादा होती है, उसमें चांदी। सेकंड नंबर पे आता है तांबा। ठीक है, तांबा। इसके अलावा अशुद्ध जल, अशुद्ध जल, जो ये जल है ये शुद्ध जल नहीं है, अशुद्ध जल है। इसके अलावा मानव शरीर, मानव शरीर। ठीक है, ये सभी किस में आते हैं, चालक में आते हैं। इसके बाद में आ जाते हैं अपन सेकंड पे अर्धचालक। अर्धचालक जिसको सेमी कंडक्टर बोला था। इसमें अपन ने पढ़ा था कि चालन बैंड और संयोजी बैंड में ऊर्जा अंतराल कम होता है, जिस कारण कुछ इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में चले जाते हैं और चालकता दर्शाते हैं। और इनमें तापमान बढ़ाने पर और अशुद्धि मिलाने से चालकता बढ़ती है। चालक का उल्टा होता है। चालक में क्या पढ़ा, तापमान बढ़ाने से की चालकता घटती है, जबकि इनमें तापमान बढ़ाने पर चालक की चालकता बढ़ती है। ठीक है, अब इसके जो एग्जाम्पल है वो तीनों है, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये याद रखने हैं, बिल्कुल एज इट इज तीनों को तीनों। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। थर्ड स्लाइड है कुचालक, इंसुलेटर। इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं ऊर्जा बैंड के आधार पर कि चालन बैंड और संयोजी बैंड में ऊर्जा अंतराल अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं और विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। इनमें दोनों के बीच में ऊर्जा अंतराल बहुत ज्यादा था। इसके एग्जाम्पल है शुद्ध जल। याद रखना, अपन ने पढ़ा था अशुद्ध जल, वो तो था चालक का उदाहरण, जबकि जो शुद्ध होगा, प्योर वाटर होगा, वो कुचालक का उदाहरण होगा। इसके अलावा रबर, कांच, लकड़ी, मोम, प्लास्टिक, चीनी मिट्टी, ये सब कुचालक के उदाहरण है। तो अपने तीन प्रकार के पदार्थ पढ़े, धारा प्रवाह और इलेक्ट्रॉन के आधार पर। और उसके आगे अपन ऊर्जा बैंड डिस्कस किया, चालक, कुचालक और अर्धचालक। इनके अंदर जो कंसेप्ट अपन पढ़े हैं या मेनली मेंस के हिसाब से हैं, और यहाँ पर भी आप अगर समझना चाहो तो इनको एक बार पढ़ सकते हो। लेकिन इनके जो एग्जाम्पल है चालक के, कुचालक के और अर्धचालक के, ये किसी भी कंडीशन में अच्छी तरह से याद होने चाहिए, क्योंकि RS प्री के अंदर इनके एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं सीधे। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि चालक का तापमान बढ़ाने पर इसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है और अर्धचालक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अपन ने पढ़ा चालक की चालकता तापमान बढ़ाने पर घटती है और अर्धचालक की चालकता तापमान बढ़ाने पर बढ़ती है। ठीक है, इनको एग्जाम्पल्स को बार बार रिवाइज मानना अपने को, मेनली एग्जाम्पल याद करने के लिए। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड में। इस चैप्टर में जो सब में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं विद्युत धारा से, वो इनमें विद्युत युक्तियों से आते हैं। ये विद्युत युक्तियां हैं, वो किसी भी कंडीशन में अपने को याद होनी चाहिए। सीधा क्वेश्चन पूछता है विद्युत युक्ति में से कि ये क्या है। ठीक है, इनमें सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं रेक्टिफायर फर्स्ट। रेक्टिफायर क्या करती है, ये प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करता है। विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, एक तो होती है प्रत्यावर्ती धारा, एक होती है दिश धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में बदलने वाली युक्ति को बोलेंगे रेक्टिफायर, और दिश धारा को प्रत्यावर्ती धारा में जो बदलेगी युक्ति उसको बोलेंगे इन्वर्टर। ठीक है, इन्वर्टर लगभग सभी लोगों का देखा हुआ है। इसके बाद में बात करेंगे अपन एमीटर की, और फिर करेंगे वोल्ट मीटर की। एमीटर क्या करता है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के मापन के लिए काम में लेते हैं एमीटर को। और इसको परिपथ के किस क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में। और आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। इसमें मेनली अपने को ये पता होना चाहिए, ये दो चीज़ अपने को याद हो नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन एमीटर का याद होना चाहिए कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के मापन हेतु इसको काम में लेते हैं। ठीक है, अगर पेपर को टफ बनाना हुआ तो ऑप्शन में ये भी डाल देगा। इसके बाद में आते हैं वोल्ट मीटर के। इनके नाम से ही हो रहा है, इसको रटना नहीं। वोल्ट का मतलब होता है वोल्ट था। विद्युत परिपथ में विभव के मापन के लिए काम में लेते हैं, और इसको परिपथ के समांतर क्रम में लगाते हैं। इसको लगाते हैं श्रेणी क्रम में, इसको लगाते हैं समांतर क्रम में। वोल्ट मतलब वोल्ट था। ठीक है, इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। वोल्ट मीटर को अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके अभी। अब आते हैं अपन ट्रांसफॉर्मर पे। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है और अन्य प्रेरण के भी। ठीक है, और इसका मेन जो उपयोग किसमें होता है, केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए काम में आता है, दिश धारा के लिए नहीं। ठीक है, और इसके अलावा इसका उपयोग जो होता है वो वोल्टता में परिवर्तन के लिए किया जाता है, जो कि अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इसका उपयोग प्रत्यावर्ती धारा के विभव को कम या ज्यादा करने के लिए करते हैं।
ठीक है। ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर का उपयोग विद्युत धारा, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के लिए करते हैं, दिष्ट धारा के लिए नहीं करते हैं। और इसका उपयोग परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा के विभव को कम या ज्यादा करने के लिए करते हैं। ठीक है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टेप अप और दूसरा होता है स्टेप डाउन। स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर है वो वोल्टता को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, और ये जो होते हैं वोल्टता को घटाते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर अपन लगाते हैं ग्रिड पावर स्टेशन पे, जहाँ पर विद्युत धारा की सप्लाई जो अपन गाँवों तक करते हैं, डिस्टेंस तक या सिटी तक करते हैं, कि कहाँ से? पावर ग्रिड से। वहाँ पर विद्युत धारा को उस वोल्टता पर भेजा जाता है। ठीक है। और जैसे अपने घरों के अंदर विद्युत धारा आती है तो उससे पहले एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, जो होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। उस स्टेप अप डाउन ट्रांसफार्मर का काम होता है जो उच्च वोल्टेज से विद्युत धारा आई है, कहाँ से? पावर ग्रिड से, उसको कम वोल्टता में बदलना, उच्च वोल्टता को कम वोल्टता में बदलना, उसको बोलेंगे अपन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो अपने जो आसपास चारों जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं अपने, वो स्टेप डाउन होते हैं, जबकि जो पावर सप्लाई वाले स्टेशन होते हैं वहाँ पर जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो होते हैं स्टेप अप। ठीक है। इसको बोलेंगे उपचाय और इसको उपचाय। ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट फ्यूज तार पे। फ्यूज तार का क्वेश्चन है, बहुत बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बार बार बोलता हूँ रिपीट हुआ क्वेश्चन है। रिपीट का मतलब होता है आरएस में भी हो सकता है, फर्स्ट ग्रेड में भी हो सकता है, कुल मिला के बात करूँ तो आरपीएससी के एग्जाम्स में रिपीट है, आरपीएससी। ठीक है। तो आपके आरएस में आने के बहुत ज़्यादा चांस है। इसके लिए अपन को क्या याद करना कि जो फ्यूज तार है उसकी अपन समझने की कोशिश करेंगे, इसको आपको बिल्कुल भी रटने की कोशिश नहीं है, इसको रटना नहीं। ठीक है। फ्यूज तार को आप अच्छी तरह समझ लोगे तो इससे आगे वाली जितनी भी युक्तियाँ अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले इसको अपन एक बार रीडिंग मार लेते हैं, उसके बाद इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसका उपयोग विद्युत परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। ठीक है। और किससे बना होता है? टीन और शीशे का बना होता है। इसकी एक एक लाइन से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है। तो हर लाइन इसकी याद होनी चाहिए। इसका गलनांक कम और प्रतिरोध उच्च होता है, और इसे परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाते हैं। ये 1 2 3 चारों की चारों लाइन टिप्स पे होनी चाहिए इसकी। ठीक है। अब इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं कि फ्यूज तार अपन सभी लोगों का देखा हुआ है, फ्यूज तार लगाते क्यों हैं और किससे बना होता है अपन पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले इसका जो समझने का टॉपिक है वो है कि विद्युत परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है, और इसका गलनांक कम होता है और प्रतिरोध उच्च होता है। देखो अपने को एक परिपथ मान लेते हैं, और यहाँ पर देखिए फ्यूज तार है। क्या है? फ्यूज तार। अपन ने पढ़ा कि फ्यूज तार का उपयोग विद्युत परिपथ में लगे हुए उपकरणों की सुरक्षा के लिए करते हैं। किसके लिए? सुरक्षा के लिए। ठीक है। और साथ ही अपन ने पढ़ा कि इसका जो गलनांक होता है, क्या होता है? गलनांक वो उच्च होता है, और प्रतिरोध जो होता है, सॉरी 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 इसका जो गलनांक होता है वो तो होता है कम, और प्रतिरोध होता है वो उच्च होता है। अब इसका गलनांक कम क्यों रखते हैं, प्रतिरोध उच्च क्यों रखते हैं, इसके पीछे क्या मतलब कंसेप्ट है? तो उसका कंसेप्ट ये है कि अपन बोल रहे हैं कि विद्युत परिपथों में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। यानी कि जैसे ही विद्युत धारा की सप्लाई जो है ज़्यादा होगी, कम मात्रा विद्युत धारा की सप्लाई हो रही है, तो जैसे पीछे से मान लो किसी कारणों से, किसी टेक्निकल एरर के कारण विद्युत परिपथ में ज़्यादा विद्युत धारा आई, तो ये फ्यूज तार क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। पिघल जाएगा। पिघलने का मतलब अपन पढ़ रहे हैं गलनांक, यानी कि जिस पदार्थ का गलनांक कम होगा वो आसानी से कम ताप पर ही पिघल जाएगा। जिसका गलनांक कम होगा वो कम टेम्परेचर पे ही पिघल जाएगा, और जिसका गलनांक ज़्यादा होगा उसको पिघलने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर यानी कि बहुत ज़्यादा विद्युत धारा की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो जैसे अपने घरों के अंदर जो उपकरण लगे होते हैं, मान लीजिए टीवी की बात कर लेते हैं, तो टीवी की तो एक फिक्स वोल्टता होती है। क्या पढ़ा था अपने? 50 हर्ट्ज और 220 वोल्टेज। ठीक है। अगर इससे ज़्यादा वोल्टता इसके अंदर आ गई, ठीक है, अगर फ्यूज तार को अपन ने बना दिया कि इसका ज़्यादा गलनांक वाला, ज़्यादा गलनांक का मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर यानी बहुत ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगी तभी ये गलेगा। तो तब तक तो अपना जो टीवी लगा है उसका काम तमाम हो चुका होगा। ठीक है, ये जल जाएगा। तो अपने को इसको जलने से बचाने के लिए यहाँ पर जो फ्यूज तार लगाते हैं उसका गलनांक कम रखते हैं, ताकि थोड़ी सी भी ज़्यादा विद्युत धारा आए तो इसके कम गलनांक के कारण ये आसानी से पिघल जाए, और आगे लगे हुए जो अपने उपकरण वहाँ पर विद्युत सप्लाई बिल्कुल ब्रेक हो जाए। ठीक है, विद्युत सप्लाई वहाँ से आगे रुक जाए। ठीक है। अब बात करते हैं प्रतिरोध उच्च होता है। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध होता है किसी परिपथ में धारा, विद्युत धारा जो प्रवाह होता है उसके अंदर क्या विरोध होता है। ठीक है। तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अंदर जो विरोध होता है उसी को अपन प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है। तो ऐसा प्रतिरोध अगर ज़्यादा होगा इसका, तो ज़्यादा जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी उसका प्रतिरोध या विरोध ज़्यादा करेगा। ठीक है। और अगर इसका प्रतिरोध कम होगा तो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध ही नहीं कर पाएगा, और ज़्यादा विद्युत धारा आगे सप्लाई हो जाएगी और टीवी आसानी से चल जाएगा। ठीक है। तो अपन इसका क्या करेंगे,
गलनांक कम रखेंगे और प्रतिरोध उच्च रखेंगे, ताकि उच्च धारा प्रवाहित हो तो ये आसानी से पिघल जाए, गल जाए और आगे से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की सप्लाई बंद हो जाए। ठीक है, और विद्युत उपकरणों की सुरक्षा हो जाए। ये होगा फ्यूज था। अपन बात करेंगे विद्युत बल्ब के बारे में। अब विद्युत बल्ब में क्या है, इसमें जो तंतु होता है, फिलामेंट होता है विद्युत बल्ब के अंदर, वो टंगस्टन का तंतु होता है। ठीक है, और इसके अंदर एक गैस भरी हुई होती है, अक्रे गैस होती है। और अक्रे गैस जो होती है उसके अंदर मेनली आर्गन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? आर्गन गैस। इसीलिए क्वेश्चन आते हैं कि विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है और कौन सी गैस का उपयोग करते हैं। और टंगस्टन के जो तंतु का जो होता है, गलनांक और प्रतिरोध, ये दोनों उच्च होते हैं। सीधा से याद करने का तरीका है, इसमें आपने समझ लिया कि इसका गलनांक कम होगा और प्रतिरोध उच्च होगा। इसके अलावा जितनी भी युक्ति आगे पढ़ेंगे उनका प्रतिरोध और गलनांक दोनों ही उच्च होंगे। ठीक है, इसके अंदर उल्टा होता है। इसमें क्या पढ़ा? गलनांक कम और प्रतिरोध उच्च। जबकि इससे आगे जितनी भी युक्तियां पढ़ेंगे उनका प्रतिरोध गलनांक दोनों ही उच्च होंगे। ये अपना हो गया विद्युत बल्ब। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। विद्युत हीटर, रूम हीटर, पानी गर्म करने की रॉड, ब्लोअर में काम में ली जाने वाली जो कुंडली होती है वो उच्च गलनांक और उच्च प्रतिरोध वाली मिश्र धातु की बनी होती है। किसकी बनी होती है? मिश्र धातु की। और उसका जो गलनांक और प्रतिरोध क्या होते हैं? दोनों ही उच्च होते हैं। अपने सर पहले डिस्कस कर लिया कि फ्यूज तार में उल्टा लपड़ा होता है। इसके आगे वाली जितनी भी युक्तियां होगी उनका गलनांक और प्रतिरोध दोनों ही उच्च होते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से आगे पढ़ेंगे अपन हेलोजन लाइट। इसके अंदर किसके तंतु का उपयोग होता है? टंगस्टन के तंतु का उपयोग होता है और सोडियम की मिश्र धातु दोनों का उपयोग होता है। और इसमें कई कई कभी कभी पूछ लेता है कि इसमें हेलोजन लाइट के अंदर जो पीले रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है, क्या होता है? पीले रंग का प्रकाश। पीले रंग का प्रकाश वो इसी सोडियम मिश्र धातु के कारण होता है। ठीक है, ये यानी इसमें टंगस्टन और सोडियम मिश्र धातु का उपयोग करते हैं। और पीले रंग का प्रकाश पूछे तो वो सोडियम मिश्र धातु के कारण होता है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसमें सीएफएल और ट्यूबलाइट की। इनमें पारा और फॉस्फर इनका उपयोग करते हैं। तो जितनी भी युक्ति अपन ने पढ़ी है लगभग युक्तियां पूरी हो चुकी है अपनी। इनके अंदर एक ही बात याद रखना, फ्यूज तार के अंदर गलनांक कम, प्रतिरोध ज्यादा। इसके अलावा जितनी भी युक्तियां होगी उनका गलनांक और प्रतिरोध दोनों ही ज्यादा होंगे। उसके अलावा अपने पढ़ना है किस किस तंत्र का उपयोग करते हैं और कहीं कहीं को गैस भरी जाती है तो कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये युक्तियां हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी को इन युक्तियों को बार बार रिवाइज करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड आती है विद्युत ऊर्जा की। देखिए विद्युत ऊर्जा जो ये कंसेप्ट है, इस पे आरएस के अंदर 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछते हैं इससे और बहुत इजी है। एक बार समझ में आ गया तो सबसे इजी कंसेप्ट है फिजिक्स का, ये होगा आपके लिए। सबसे पहले अपन इसके अंदर स्लाइड के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं विद्युत ऊर्जा क्या होती है। चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने पर व्यय होने वाली ऊर्जा को विद्युत धारा कहते हैं। अभी चालक तार है, उसके अंदर विद्युत धारा हुआ प्रवाहित की, उसके जो ऊर्जा हानि जो होती है क्या होती है? प्रवाहित होने पर, आवेश प्रवाहित होने पर व्यय होने वाली ऊर्जा। ठीक है, आवेश प्रवाहित हो रही है, आवेश आवेश क्यों, आवेश के प्रवाहित होने पर व्यय होने वाली ऊर्जा, उसको अपन बोले जाएंगे विद्युत ऊर्जा। अब विद्युत ऊर्जा का मात्रक होगा जूल होगा या वोल्ट कूलम होगा। ठीक है, पिछले वाले क्लास में अपन डिस्कस किया था कार्य ऊर्जा दोनों एक ही होते हैं और उनका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। लेकिन अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं वो सिंपल ऊर्जा की बात कर रहे थे। अपन यहाँ बात करें विद्युत ऊर्जा की, तो विद्युत ऊर्जा का अलग से मात्रक वोल्ट कूलम भी होता है और जूल तो होता है। ठीक है, इसके बाद में इसके वाणिज्यिक मात्रक की बात करें, कमर्शियल मात्रक क्या होगा इसका? होगा किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर। इसके द्वारा घरों में आपूर्ति होने वाली विद्युत धारा को मापा जाता है। 1 किलोवाट आवर जो होता है 1 यूनिट के बराबर होता है। देखो अपन जो घरों के अंदर सप्लाई होने वाली विद्युत जो धारा होती है उसका बिल आता है कभी 1 महीने से कभी 2 महीने से, तो उसमें सीधा सा देखते हैं कि कितनी यूनिट विद्युत धारा उपभोग, विद्युत धारा का उपयोग किया। ठीक है, यूनिट बता बिल। तो एक जो यूनिट होगी वो 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है। अपने को न्यूमेरिकल सोल्व करने में केवल ये बात याद रखनी है, इनका ऊपर वालों का कोई मीनिंग नहीं, ये केवल समझने के हिसाब से है। इनमें पूछा गया तो अपने को इसका जो कमर्शियल मात्रक किलोवाट घंटा और ये मात्रक ये पूछेगा।
ठीक है, अपने मेन चीज़ याद होनी चाहिए, 1 किलोवाट आवर होगा 1 यूनिट के बराबर होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी अपने कंसेप्ट क्या पढ़ा? अपने कंसेप्ट पढ़ा 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट। ठीक है, ये अपने को दिमाग में रखना है, उसके बाद में क्वेश्चन सोल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ये 10 वाट के 10 बल्ब, वाट कितने, एक बल्ब क्या है 10 वाट का है, और बल्ब टोटल कितने हैं 10 बल्ब है, और समय कितना 10 घंटे है। 10 वाट के 10 बल्ब 10 घंटे तक जलाए जाएं, और 1 यूनिट का खर्च, कितने यूनिट, 1 यूनिट का खर्च कितना आ रहा है, 5 रुपये आ रहा है। ठीक है, 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है, उसका खर्चा 5 रुपये आता है। तो उपयोग में ली गई कुल विद्युत धारा का खर्चा कितना होगा। सीधी सी बात, अपने को यूनिट निकालनी है, 1 यूनिट का 5 है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इससे निकालेंगे कि कितनी यूनिट विद्युत धारा का उपयोग हो रहा है, और विद्युत धारा का उपयोग अपन यूनिट में निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधा से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखेंगे, किलोवाट आवर। कितना वाट है, हम बात करें एक बल्ब की, जो एक बल्ब है उस वो कितने वाट का, 10 वाट का है, तो वाट की जगह अपने 10 लिख दिया। ठीक है, इसकी जगह क्या लिख दिया 10। कितने बल्ब है, 10 बल्ब है, टोटल वाट निकालिए ना, एक बल्ब की वाट 10 है, 10 बल्ब है तो 10 से गुना भी करना पड़ेगा अपने को। एक बल्ब होता 10 ठीक था, दो होते तो इसको 2 से गुना करते हैं, 5 होते तो 5 से गुना करते हैं। ठीक है, तो ये अपना वाट आ गया। और ये बल्ब कितने घंटे तक काम है, एक बल्ब कितने घंटे तक काम आ रहा है, 10 घंटे तक। ठीक है, कुल मिला के सारे के सारे बल्ब 10 घंटे तक हो गए। तो अपन इसमें बात करें तो ये किस में आ रहा है अपना, ये वाट आवर में आ रहा है। यहाँ पर किलो वर्ड का तो अपने यूज़ किया नहीं, क्योंकि 10 वाट है, 10 वाट लिख दिया। कितने बल्ब थे, 10 थे। कितने घंटे तक हमारा, 10 घंटे तक आ रहा है, तो ये वाट आवर के अंदर आ गया अपना, वाट घंटा। ठीक है, वाट घंटा में आ रहा है। अब इसको बदलना है किस में, यूनिट में निकालने के लिए किलो वाट घंटा में निकालना है। तो किसी भी राशि को किलो में बदलने के लिए क्या करेंगे, उसमें 10 की पावर 3 यानी 1000 का भाग देंगे। कितना आ रहा है, 1000 आ रहा है, 1000 वाट घंटा आ रहा है। अब इसको किलोवाट घंटा में बदलेंगे तो 1000 में कितने का भाग लगाएंगे, 1000 का लगाएंगे, तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी कितनी यूनिट हो गई, 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट आ गई, सीधा सा, रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 10 बल्ब थे, एक की पावर 10 बल्ब थे, एक की पावर 10 थी, तो ये कितना हो गया, 100 वाट हो गया। और इनको 10 घंटे तक अपने काम में लिया, तो टोटल कितना हो गया, 1000 वाट आ गया। अपने को 1000 वाट को किलो वाट में बदलना है, तो इसमें 1000 का भाग लगा देंगे, तो 1 किलो वाट आ जाएगा ये। ठीक है, किलो वाट आवर, ये 1 किलो वाट आवर है, और 1 किलो वाट आवर अपन जाते हैं किसके बराबर होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 किलो वाट आवर 1 यूनिट। ठीक है, 1 किलो वाट आवर में गया। अब आगे एक सिंपल क्वेश्चन और जो बार कई बार पूछा गया है, आपसे पूछ सकते हैं इसको, कि घरेलू उपकरणों में, जो घरेलू उपकरण होते हैं, विद्युत पंखा है, टीवी है, फ्रिज है, उनको कौन से क्रम में लगाते हैं, समांतर क्रम में, तथा सजावटी जो लड़े होते हैं, उन जो बल्ब होते हैं छोटे छोटे, उनको श्रेणी क्रम में लगाते हैं। ठीक है, अपने सिंपली याद रखना है कि घरेलू उपकरणों को तो किस में लगाएंगे, समांतर क्रम में, और विद्युत जो लड़े उनके बल्ब होते हैं उनको श्रेणी क्रम में लगाते हैं। इसमें क्या, तो विद्युत जो प्रतिरोध होते हैं उनके दो प्रकार के क्रमों में लगा सकते हैं, एक तो श्रेणी क्रम होता है और एक समांतर क्रम होता है। पहला होता है श्रेणी क्रम और दूसरा होता है समांतर क्रम। ये प्री के सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस के सबसे इंपॉर्टेंट है। प्री के सबसे इतना सा याद रखना, ये बाद में देखेंगे। अब एक छोटा सा टॉपिक और बचा इसमें, वो देख लेते हैं। इसमें अपने को पढ़ना विद्युत धारा का उसमें प्रभाव क्या होता है। चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चालक का प्रतिरोध धारा में प्रवाह, धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है। अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, वो चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करेगा, जिस कारण गतिशील इलेक्ट्रॉन लगातार चालक के परमाणुओं से टकराते हैं और अपनी ऊर्जा चालक के परमाणुओं को स्थानांतरित करते हैं। फलस्वरूप चालक का तापमान बढ़ जाता है। सीधी सी बात यह है, विद्युत धारा उसमें प्रभाव क्या होगा कि किसी भी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण उसके तापमान में जो वृद्धि होती है ना, उसी को विद्युत धारा बोलेंगे। किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने का ना, उसके तापमान में होने वाली वृद्धि को ही विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहेंगे। अब इसमें ये समझेंगे कि इसका तापमान क्यों बढ़ा। वो इसलिए बढ़ा कि जैसे कोई चालक तार है,
उसमें अपन ने क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित की, ठीक है। वो चालक तार में अपन ने पढ़ा था विद्युत धारा प्रवाहित हो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, ठीक है। अब जैसे किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होंगे तो चालक के जो अणु परमाणु होंगे ना, ठीक है, तो ये चालक तार के जो परमाणु होंगे, परमाणु उनसे इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, और जहां पर भी टक्कर होती है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, ऑब्वियसली थोड़ा सा तापमान बढ़ेगा, ठीक है। और जैसे एक इलेक्ट्रॉन इस परमाणु से टकराया तो इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा, फिर ये जो परमाणु इससे पड़ोसी परमाणु से टकराएगा, फिर उसका टेम्परेचर बढ़ा, फिर ये इससे टकराएगा, बढ़ा। कुल मिलाकर के इसमें क्या होता है, आगे अपनी ऊर्जा चालक के परमाणु इलेक्ट्रॉन तो परमाणु से टकराते हैं, और इसके कारण अपनी ऊर्जा चालक के परमाणु को स्थानांतरित करते हैं, फलस्वरूप चालक तार का तापमान बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसमें सीधा ये याद रखना कि चालक तार में धारा प्रवाहित होने वाले प्रतिरोध में वर्दी को अपन विद्युत धारा उसमें प्रभाव करता है। अब इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करें, मेनली एग्जांपल से पूछे जाएंगे जो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अपन ने पढ़ा फ्यूज तार में विद्युत धारा प्रवाहित की थी, उसके तापमान में वृद्धि हुई थी और फ्यूज तार पिघल गया था। विद्युत हीटर के बारे में बात करें, विद्युत धारा का सप्लाई हुई, विद्युत धारा सप्लाई होने के कारण उसकी रॉड गर्म हुई, वो गर्म हुई मतलब टेम्परेचर बढ़ा उसका, वो भी विद्युत धारा को उसमें प्रभावी काम कर रहा है। इसी पर विद्युत प्रेस के बारे में बात करें, विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद में प्रेस का टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसके कारण अपन क्या करते हैं, कपड़ों को आसानी से प्रेस कर लेते हैं। इसी पर विद्युत बल्ब के बारे में बात करें, विद्युत बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और चारों तरफ का वातावरण गर्म हो जाता है, बल्ब भी गर्म हो जाता है, इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है विद्युत धारा के कारण। तो ये भी क्या हो गया, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव हो गया, ठीक है। फिलामेंट एक ही बात है, फिलामेंट के कारण ही विद्युत बल्ब गर्म होता है, ठीक है दोस्तों। तो अपना आज का टॉपिक था विद्युत धारा, ये अपना कंप्लीट है। इसमें आपको मेनली इनके जितने भी अपने पढ़े हैं सबके एग्जाम्पल याद होने चाहिए, और ये विद्युत युक्तियाँ 1 by 1 बिल्कुल टिप्स होनी चाहिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर।